हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप एससी वर्मा को सॉल्व कर रहे हैं? क्या आप रेगुलर बेसिस पर उसके 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, इसलिए मेरा चैप्टर नंबर 29 आज इसके 75 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 25 की एक्सरसाइज एक हफ्ते के अंदर मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी भी हो जाती अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते। ठीक है, तो कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। आ जाइए, सॉल्व विद मी। क्वेश्चन क्या रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग अपोजिट चार्जेस 2 into 10 की पावर -6 and -2 into 10 की पावर -6 आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर रखे गए हैं। दो चार्जेस आपके सामने आपको दिए गए हैं। अच्छी बात है जी। तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले सबसे पहला काम हम सुंदर डायग्राम बनाएंगे बेटा। यहां पर हमारे पास है 2 into 10 to the power -6 कूलम, यहां पर है -2 into 10 to the power -6 कूलम। एक काम करते हैं, इस तरफ माइनस लेते हैं और इस तरफ प्लस ले लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा, पहला पार्ट कह रहा है राइट डाउन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस पेयर। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू डी। तो Q हमारे पास है 2 into 10 to the power -6। इसको D मतलब 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 into 10 to the power -8 आ जाएगा। और यूनिट होगी कूलम, चार्ज के लिए कूलम, डी के लिए मीटर। तो बेटा ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। कूलम मीटर है, सेंटीमीटर में सी भी छोटा होता है, एम भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये कूलम मीटर है। तो बेटा मैच करते हैं अपना आंसर 2 into 10 की पावर -8, बिल्कुल सही जवाब। हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से कि ये आपके पास एक डाइपोल है, छोटा सा एक डाइपोल है, इसकी एक डाइपोल मूवमेंट है, ये आपने डाइपोल मूवमेंट लिखी हुई है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसके सेंटर से हम काफी दूर निकल गए हैं, कितना, 1 मीटर। अब 1 मीटर जो है वो इसके सामने 100 गुना है, ये 1 सेंटीमीटर का है, 100 गुना डिस्टेंस पर, मतलब 1 मीटर पे आगे, काफी दूर आ गए। तो एक्सिस के ऊपर फील्ड कितनी होती है, एक्सिस के ऊपर जो फील्ड होती है वो होती है 2kp/r³। कितनी होती है, 2kp/r³ होती है। तो फील्ड हमने लिखी, कितनी लिखी, 2kp/r³ लिखी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। k की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 और p की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, p ये रहा 2 into 10 to the power -8। ठीक है, और डिवाइड बाय r³ मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो ये आया कितना, 36 into 10, 9 और 8 को माइनस करके बेटा 1 बचेगा। दैट मींस 360 न्यूटन पर कूलम आ रहा, 360 न्यूटन पर कूलम आ रहा। मैच करते, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 360 न्यूटन पर कूलम हमारा बिल्कुल सही आंसर है, मैच हो चुका है हमारे बुक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये एक्सियल लाइन थी हमारी। अब अगला क्वेश्चन पार्ट सी देखते हैं। इसका पार्ट सी का कह रहा है, तो पार्ट सी कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल 1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा डाइपोल और कह रहा है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर 1 मीटर दूर कितना फील्ड होगा। ठीक है ना, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड पहली बात तो डाइपोल मूवमेंट से उल्टा होता है और कितना होता है, ये होता है kp/r³। बेटा यहां पर था 2kp/r³ और यहां आ रहा kp/r³, आधा आ रहा है एक तरीके से। r की वैल्यू सेम है, यहां भी 1 मीटर, यहां भी 1 मीटर, q की वैल्यू सेम है, k की वैल्यू सेम है, तो आधा ही तो आ रहा है एकदम। तो आधे का मतलब कितना हो गया, फील्ड आधा हो गया। मतलब कितना हुआ, 360 का आधा कितना होता है, सॉरी 360 का आधा कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो आप बोलोगे यहां पर कितना आया फील्ड, 180 न्यूटन पर कूलम आ रहा, 180 न्यूटन पर कूलम आ रहा। क्लियर हुई बात आप लोगों, ये हमारा आंसर यहां पर हमने लिख दिया, 180 न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर यहां पर आ चुका, बढ़िया से बिंदास। क्लियर, चलो अगले प्रश्न चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि 3 चार्जेस आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर आपको दिया गया 2q चार्ज। अब 2q चार्ज का मतलब क्या है, 2q चार्ज है ये, इसका मतलब है 2q चार्ज। ठीक है ना, तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। हम कहते हैं कि एक q चार्ज ये रहा, एक q चार्ज ये रहा। ठीक है, तो अब देखो ये -q इस +q के साथ एक डाइपोल मूवमेंट बनाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे जाती हुई, और ये -q एक +q के साथ ऐसे डाइपोल बनाएगा इस डायरेक्शन में आती। 2q थे, एक q ने इसके साथ बना दिया डाइपोल मूवमेंट,
एक क्यू ने इसका डाइपोल मोमेंट बता दिया। ठीक है, दोनों क्यू जो हमारे यूज हो चुके हैं और दोनों डाइपोल मोमेंट यहां पर आपको दिखा दिए। तो ये डाइपोल मोमेंट होगी बेटा क्यू इंटू डी पी के बराबर, और ये भी होगी बेटा कितनी, क्यू इंटू डी पी के बराबर। अब इन दोनों का हमें निकालना है रिजल्टेंट। पर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपली नहीं जुड़ती वो, उसमें हमें वेक्टर सम लगाना पड़ता है, तो हमें एंगल भी देखना पड़ेगा। तो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री का, इनके बीच का इक्विलेटरल एंगल है ना ये, तो एंगल है 60 डिग्री का। तो अब मैंने आपको सिद्धि दे रखी है कि जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हो, एंगल 60 डिग्री का हो, रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। मतलब पी नेट जो आना चाहिए वो √3 टाइम्स ऑफ पी, मतलब √3 टाइम्स ऑफ क्यू इंटू डी आना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों को अगर ये बात नहीं पता, चिंता वाली बात नहीं है, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दैट पी नेट इज नथिंग बट √ओवर पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू कॉस 60। बेटा कॉस 60 1/2 होता है, जो 2 से कट जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स पी स्क्वायर आ रहा है, तो √3 टाइम्स पी हो गया, तो √3 टाइम्स ऑफ क्यू इंटू डी हो गया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो बेटा दोनों वेक्टर जब एकदम बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पर होता है, वो एंगल बाइसेक्टर पर होता है। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, और कुछ इस डायरेक्शन में आपको ये नेट फील्ड मिलने वाली है, कुछ इस डायरेक्शन में आपको नेट फील्ड जो है वो मिल जाएगी। एक बार आंसर मैच करते हैं बेटा। आंसर कह रहा है ये QD√3 along the bisector of the angle 2 at 2 cube away from the triangle। ट्रायंगल से दूर जाता हुआ और इस एंगल का बाइसेक्टर जो है वो आपको दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब बेटा, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन द कॉन्फिगरेशन शोन इन द फिगर फॉर D ग्रेटर देन इक्वल टू A, वेरी वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू A, 2QA इक्वल टू P आपको दिया हुआ है। ये D पॉइंट काफी दूर है। ठीक है, तो बच्चों पहले आप सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें, तो मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर सॉल्यूशन देखें। आपने पहले से सॉल्व कर रखा है, अपना आंसर लिखे, मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर सॉल्यूशन देखें। कुछ गलती करी है मेंशन करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अपनी गलतियों को भी अगर आप मेंशन करोगे तो आप उनको याद रखोगे। द पर्पस ऑफ दिस होल एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग हियर इज कि आप देखें कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं ताकि आपकी भी पूरी की पूरी एससी वर्मा सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप जो गलतियां करें वो डिस्कस करें कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, नीचे अपनी चैट के अंदर जो है आप मेंशन करें, सर मेरा ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे ये दिक्कत आई थी क्वेश्चन के अंदर। इधर उधर की बातें कम करके ये बातें ज्यादा करें, इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत थी, इस क्वेश्चन में मेरा ये आंसर आया था, इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी थी। आपकी गलतियों से दूसरे सीखेंगे, दूसरों की गलतियों से आप सीखोगे। ठीक है बच्चा लोग, तो एक हेल्दी एक्सरसाइज हमें बनानी है और सीखते जाना है, क्वेश्चंस को करते हुए चले जाना है। ठीक है बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आप पॉज करके अपना आंसर फटाफट नीचे लिख दे, मेरा आंसर ये आ रहा। ठीक है, चलो बच्चा लोग, कितने क्वेश्चन आप बना पाए, कौन से नहीं बना पाए, कौन से बन गए थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेक श्योर यू मेंशन इन द कमेंट्स। ठीक है, चलो बच्चा लोग देखते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं कि भैया ये चार्ज क्यू है, ये पॉइंट पी है, ये चार्ज क्यू इस पॉइंट पी पे कितना फील्ड पैदा करेगा। तो एक पॉइंट चार्ज का फील्ड आपको पता है कितना होता है, बहुत सिंपल सी बात, KQ/D² होता है, KQ/D² होता है। तो ये आपको पी पॉइंट पर फील्ड मिल गया, कितना मिला, KQ/D² आपको फील्ड मिल गया। बहुत अच्छे। अब आते हैं इस केस में, ये मुझे एक डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है, यहां पर -Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है, तो मुझको ये डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है यहां पर कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने यहां पर एक डाइपोल बना दिया। अब यहां पर जो फील्ड होगी, पहली बात तो समझो, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन बनी है, और इक्वेटोरियल में जो फील्ड होती है वो उल्टी रहती है, ऐसे रहेगी। डाइपोल मोमेंट इधर है, फील्ड ऐसे होगी। कितना फील्ड होगा बेटा, ये फील्ड होगा KP/R3, R कितना है, D है, तो KP/D³ होगा, KP/D³ हो गया। अब P की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू है Q × 2A, और क्वेश्चन ने मेंशन भी किया P = 2QA। ठीक है ना, तो आप KP/D³ को भी अपना आंसर दे सकते हो। मैच करते हैं फटाफट बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर, कोई गलती का चांस नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है तो क्वेश्चन। इस पर आते हैं बेटा। अब यहां पर देखो, यहां पर मुझे इस चार्ज और इस चार्ज को मिलाकर एक डाइपोल मोमेंट दिख रहा, ये एक डाइपोल मोमेंट दिख रहा कि भैया ये डाइपोल मोमेंट बन गया मेरा एक P, और देखिए यहां पर एक एक्स्ट्रा चार्ज Q बच गया, यहां पर एक एक्स्ट्रा चार्ज Q बच गया। तो एक तो डाइपोल मोमेंट मेरे पास ये ठहरा, और यहां पर मेरे पास एक चार्ज Q बच गया।
तो इस डाइपोल मोमेंट की जैसे फील्ड लिखनी पड़ेगी, प्लस इस चार्ज की जैसे फील्ड लिखनी पड़ेगी, और फिर एक नेट रिजल्टेंट फील्ड निकालनी पड़ेगी। अब जो ये वाला चार्ज है, इसका फील्ड यहां पर जो होगा वो पीछे की तरफ ऐसे आएगा। अभी बताया मैंने आपको कितना आएगा, वही केपी बाय डी क्यूब, केपी बाय डी क्यूब आएगा, केपी बाय डी क्यूब आएगा, क्योंकि इक्वाटोरियल पोजीशन है। और जो ये चार्ज बच गया, इसका फील्ड जो है ऊपर की तरफ आएगा। कितना आएगा, दूर, अपने से दूर जाता हुआ। कितना आएगा, के क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। चार्ज का होता है के क्यू बाय डी स्क्वायर। इन्होंने बेसिकली इसको लिया, फिर दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया, कंबाइन करके ये लिख दिया। अब यहां पर कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने इन दोनों का डाइपोल बनाया, आप इसका डाइपोल भी तो बना सकते थे और ये चार्ज एक्स्ट्रा ले लेते। पर प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप ये डाइपोल बनाते और ये चार्ज एक्स्ट्रा लेते तो इस पॉइंट पर फील्ड कैसे निकालते, डाइपोल की वजह से और इस चार्ज की वजह से टेढ़े टेढ़े आपको मिल रहे होते, ऐसे मिल रहे होते, तो डिस्टेंस निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। होता तो उसके बराबर ही, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीके से आपका आंसर निकलता और बहुत गंदे तरीके से आंसर निकलता। तो बेहतर क्या था कि आप इसको मानो ताकि ये इसका बाइसेक्टर बन जाए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाए, और यहां पर हमारे पास जो जाना माना फॉर्मूला है वही लगाकर अपना आंसर हम निकाल लें। ठीक है चलो, तो केपी बाई डी क्यूब, के क्यू बाई डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना है। क्योंकि एंगल 90 है तो लिखेंगे रिजल्टेंट, लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ के पी बाई डी क्यूब का स्क्वायर, के क्यू बाई डी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से के बाहर निकल जाएगा, डी का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, रूट में बेटा पी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बचेगा। तो 6 है ना, तो 4 बाहर निकलेगा तो तभी 2 आएगा बाहर, तो 2 तब भी बचेगा, प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। इसका हम यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, तो बड़ा ये डी क्यूब हो जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैच करते हैं हमारा आंसर तो बेटा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा आंसर है के बाय डी क्यूब रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 74। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस माइनस क्यू वन प्लस क्यू आर हैविंग इक्वल मासेस एम ईच आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ ए टू फॉर्म अ डाइपोल। The rod is clamped at one end and is placed in a uniform electric field E with the axis of the dipole along the electric field। ठीक है, तो क्या रहा है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। हमने काफी 2 लाइनें पढ़ ली हैं इनफैक्ट, हालांकि हमें एक ही लाइन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना चाहिए था। यहां पर माइनस क्यू है और यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर मास एम है, यहां पर भी माइनस एम है, यहां पर ये क्लैम्प्ड है, इसके अबाउट घूम सकता है। ये रॉड लाइट है, इट्स अ लाइट रॉड, लाइट रॉड। डाइपोल मूवमेंट जो है इसका वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने इस डायरेक्शन में ऑन कर रखी है। ठीक है, द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज, इसको हल्का सा घुमा के छोड़ दिया गया। नेग्लेक्ट ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। बेटा वैसे तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही इसका याद होना चाहिए डाइपोल ऑसिलेशन का, और फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट ओवर आई बाय टीई। बस अब आई की वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हाउ टू सॉल्व दिस, क्योंकि इसने दिया है क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना चाहिए। सो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले इसको हमें हल्का सा घुमाना पड़ता है। सो लेट्स रोटेट इट बाय स्मॉल एंगल थीटा। मैं अगले पन्ने में करता हूं, एक काम करते हैं। सो क्लैम्प्ड यहां से है, इसको हमने एक छोटे एंगल थीटा से घुमा दिया। थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल एंगल, बड़ा दिखा रहा हूं यहां पे, बट इसको ये छोटा एंगल यहां पे। ठीक है, क्लैम्प्ड है यहां से, ये थीटा एंगल से मैंने इसे घुमाया। यहां पर माइनस क्यू चार्ज था और एक मास एम था, यहां पर प्लस क्यू चार्ज था और मास एम था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, कितनी, क्यू इंटू ई। अब ये जो चार्ज जो फील्ड लगा रही है ना, ये फोर्स जो लग रहा है, ये इसको टॉर्क पैदा करेगा और उसको वापस आने की कोशिश करेगा। हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने वाले हैं। अब फोर्स तो इधर भी लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका टॉर्क तो हो गया 0। केवल और केवल इस फोर्स का टॉर्क आपको मिलने वाला है। अब जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, बट जो ये टॉर्क है वो थीटा के उल्टे डायरेक्शन में है, थीटा इस तरफ है और टॉर्क इसको वापस आने के लग रहा है, इसलिए उल्टा लग रहा है, इसलिए आपके पास एक नेगेटिव साइन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। और जिसको ये भी नहीं पता कि टॉर्क कैसे निकाला जा रहा है, तो बेटा हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देते हो। तो बेटा ये अगर डिस्टेंस आपके पास a है तो जो ये आपके पास डिस्टेंस आएगा बेटा वो a साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ये रहा, टॉर्क होगा r इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आर परपेंडिकुलर इज a साइन थीटा एंड फोर्स इज इक्वल टू q इंटू ई। q इंटू a बन गया p
तो फॉर्मूला अपना पीई इंटू साइन थीटा। आई बात समझ में आपको? तो टॉर्क लिखा गया है पीई इंटू साइन थीटा। मैंने आपको ये बताया कि टॉर्क हमने कैसे निकाला है। तो टॉर्क हमारे पास नेगेटिव क्यों आया सर? नेगेटिव कैसे आया? बिकॉज थीटा एंड टॉर्क उल्टे हैं। थीटा इधर है, टॉर्क इधर है, थीटा इधर है, टॉर्क इधर है, उल्टे हैं, इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ता। ठीक है, अच्छा जी। अब टॉर्क को हम आई इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं। आई इंटू अल्फा, ये कहां से आया? ये रोटेशन से आया। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? पहले मैं जनरल फॉर्मूला निकाल देता, फिर लास्ट में डाल देंगे आई की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है माइनस पी इंटू ई अपॉन में आई, और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को मैंने थीटा लिख दिया। मैंने बोला कि फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। आई बात समझ में? अच्छा जी। तो अब अल्फा इज माइनस पीई बाय आई इंटू दिस। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं एसएचएम की इक्वेशन के साथ, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो ओमेगा की वैल्यू आ रही है रूट ओवर पीई बाय आई। पीई बाय आई ये आ रही है ओमेगा की वैल्यू। अगर ओमेगा की वैल्यू इतनी है तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा होता है। ओमेगा है तो ये हो गया पीई बाय आई, हो पी आई बाय पीई होगा सर, नीचे था ना ओमेगा, तो 1 बाय ओमेगा करेंगे तो ये आई बाय पी हो जाएगा। So time period is 2 pi root over I by P. Time period is 2 pi root over I by P. That is the time period. 2 pi root over I by P is the time period. ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर हुई बात? तो टाइम पीरियड इज 2 pi root over I by P. That is the time period. क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब जो ये टाइम पीरियड आ चुका है, इसमें हमें I की वैल्यू डालनी है। तो I की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, और इस P की वैल्यू कितनी है? तो P तो सिंपल ही है, P तो Q इंटू ए है। Q इंटू ए है भाई, चार्ज है और डिस्टेंस है ए। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है? तो अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें इस एक्सिस के अबाउट। तो मास ये वाला एम तो इसी एक्सिस पे बैठा है, इसका कोई भी मूवमेंट आएगा नहीं। रॉड का मास है नहीं, तो इसका भी कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो बचा ये वाला मास, ये कितना दूर है? ए दूर है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम ए स्क्वायर। एम ए स्क्वायर एक पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, एम ए स्क्वायर हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। पुट करेंगे सारी वैल्यूज यहां पर, तो टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा 2 पाई रूट ओवर आई की वैल्यू है एम ए स्क्वायर, पी की वैल्यू है क्यू इंटू ए, और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो ई ही है, तो कट गया। तो हमारा आंसर आया 2 पाई रूट ओवर एम इंटू ए डिवाइड बाय क्यू इंटू ई। मैच करते बेटा फटाफट इसको एक बारी, एम इंटू ए क्यू इंटू ए, बिल्कुल सही जवाब बेटा 74 का एकदम सही हमारा आंसर आ चुका है। 2 पाई रूट ओवर एम ए बाय क्यू ई। 2 पाई रूट ओवर एम ए बाय क्यू ई, बिल्कुल सही जवाब हमारा आ चुका है। तो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 75, इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न और आज की क्लास का भी आखिरी प्रश्न। ठीक है, बहुत सिंपल क्यूट सा क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। अज्यूम दैट ईच एटम इन अ कॉपर वायर कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर वायर के अंदर एक एटम ऑफ कॉपर एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बताने हैं आपको। हैविंग अ मास ऑफ 6.4 ग्राम। 6.4 ग्राम का आपका कॉपर वायर। तो आपके पास एक कॉपर वायर है, इसका मास आपके पास कितना है? 6.4 ग्राम है, और दिया गया है टेक द एटॉमिक वेट ऑफ द कॉपर टू बी 64 ग्राम पर मोल। अब एटॉमिक वेट का मतलब क्या है? मोलर मास एक तरीके से। तो मोलर मास है वो 1 मोल का मास होता है, तो ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का मास कितना? 64 ग्राम। अब बात समझना, अगर 1 मोल का मास 64 ग्राम है तो 6.4 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है टोटल मास अपॉन में मोलर मास। टोटल मास है 6.4 ग्राम, मोलर मास है 64 ग्राम, ये आया 0.1 मोल। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.1। नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.1, 1 मोल से कम है। 64 ग्राम में 1 मोल होता है, 6.4 ग्राम में 0.1 मोल आया। तो 0.1 मोल जो है इसके अंदर आपको मिल रहा है। अच्छी बात है जी, आगे देखते हैं। अगर 0.1 मोल इसके अंदर, रॉड के अंदर 0.1 मोल है, ठीक है ना, तो अब हम बात यहां पे करने वाले हैं। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं, अगर इतना हमारे पास जो है मोल्स हैं तो कितने एटम्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स is written as number of moles multiplied by एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 और ये है 6.022 10 टू द पावर 23। तो मल्टीप्लाई करो 6.022 10 टू द पावर 22 इज द आंसर, इज द नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स इन द या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन दिस वायर। और हर कॉपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा, तो इतने ही आपको एटम्स हैं, इतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 × 10⁻22 हम लिख सकते हैं, इट इज 6 × 10⁻22 हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। 0.022 को आप हटा सकते हो, SC ने भी हटा दिया है, एस्टिमेशन की बात थी, तो आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 75, ये भी हो चुका है कवर। थैंक यू बच्चा लोग, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है बच्चा लोग, तो पढ़ते रहें। बाय बाय, लव यू।